Hello, Namaste, Sat Shri Akal. This is your host Sneha Singh. Jain Hospital presents Health Humsafar, a podcast series. Health Humsafar is an initiative started by Jain Hospital in association with Arco Healthcare to educate and aware the youth about the serious health issues and health problems that are prevailing in our society. So, ladies and gentlemen, आज हमारे बीच आए हैं डॉक्टर अतुल जग्गा जी, who's an orthopedic and joint replacement surgeon. So I welcome you to our show, sir. Thank you very much. So sir, before हम इस शो को फॉर्मली स्टार्ट करें, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने की आपको मोटिवेशन कहाँ से मिली? एक्चुअली अगर आपने कभी 3 इडियट मूवी देखी हो तो मेरे पैदा होते मेरे घर वाले बोलते थे ये डॉक्टर बनेगा, और लेटर ऑन जब मैं इस फील्ड में आया तो आई सी द सोसाइटी की सफरिंग देखी, लोग काफ़ी नीडी हैं और हमारे यहाँ पे डॉक्टर पॉपुलेशन रेशो इज़ ऑल्सो वर्स कि देयर इज़ वेरी लेस डॉक्टर अवेलेबल. तो इसने मेरे को मोटिवेशन दिया और जिससे मैं फर्दर फील्ड में एक्सेल कर सकूँ. तो सर मैं अपना एक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन. मैं 12th स्टैंडर्ड में बास्केटबॉल प्लेयर थी. तो एक दिन बास्केटबॉल खेलते खेलते आई ट्विस्टेड माई एंकल. So I studied in a boarding school in Mussoorie. तो it's a very small place. तो वहाँ पर proper healthcare facilities नहीं थी, डॉक्टर्स नहीं थे, कोई गाइड करने के लिए नहीं था. तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि why don't you put a crepe bandage और you put your foot in hot water, ठीक हो जाएगा. बट उस टाइम ना हमने ये टर्मिनोलॉजीज कभी सुनी ही नहीं थी कि स्पोर्ट्स के स्पेशलाइज्ड मेडिसिन डॉक्टर्स भी होते हैं या स्पोर्ट्स इंजरीज भी होती हैं. So I would want you to throw some insights on these terms ताकि हमारे youth aware हो इसके बारे में. Basically sports medicine is a subfield of orthopedics और it's a new idea. Later on orthopedic surgeon involved in joints problem और fracture हो गया, प्लास्टर लगा दिया, उसका कर दिया. लेकिन ओवरऑल जैसे हम अपने इंडिया में ग्रोथ देखेंगे, लोग नाउ वेरी मच अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, जिम जाते हैं, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं है और दे प्रोन टू इंजरी. तो स्पोर्ट्स मेडिसिन इसी आइडिया के साथ आई फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम प्रिवेंट कर सके स्पोर्ट्स इंजरीज को, और अगर अनफॉर्चुनेटली किसी को स्पोर्ट्स इंजरी हो जाती है तो कैसे हम उसको ट्रीट कर सकें, उसको रिहेबिलिटेशन प्रोसेस में कर सकें. तो बेसिकली स्पोर्ट्स मेडिसिन इज़ ए फील्ड ऑफ ऑर्थोपेडिक्स हु डील विद स्पोर्ट्स रिलेटेड इंजरी फ्रॉम प्रिवेंशन टू ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन. तो सर जैसे कि आपने अभी बात करी जिमिंग के बारे में, सो लाइक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू स्टे फिट. तो अब इंसान जिम जाना तो अवॉइड कर नहीं सकता, तो हम इन इंजरीज को कैसे अवॉइड करें, बिकॉज टू स्टे फिट इज़ इम्पॉर्टेंट. या डेफिनेटली आपको रेगुलर जिम जाना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन जब भी आप जिम जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी ट्रेनर के साथ में स्टार्ट करें. इनिशियली लोग अपने फ्रेंड्स को देख के या टीवी पे स्टार्स को देख के स्टार्ट कर देते, बट दे डोंट नो कि प्रॉपरली कैसे करना है. तो देयर इज शुड बी ट्रेनिंग, और जब भी आप एक्टिविटी कुछ भी करें तो सबसे पहले वार्म अप इज़ इम्पोर्टेंट. तो अगर आप डायरेक्ट करते हैं तो अब योर बॉडी इज़ मोर प्रोन टू इंजरी. तो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ द आइडियल टाइम, क्या होना चाहिए जिमिंग का? टाइमिंग इंडिविजुअलाइज्ड होता है, ट्रेनर भी इसीलिए है, और वो सेट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स बनाते हैं. आप ऐसे नहीं कि किसी स्पोर्ट्स पर्सन को लाइक विराट कोहली 5 आवर जिम करता है तो आप सोचो मैं भी फिट होने के लिए इतना ही करूँगी. तो आपको अपने तरफ से उसको बनाना और धीरे धीरे उसको इंक्रीज करना है कि वट योर बॉडी नीड अकॉर्डिंग टू योर एज, अकॉर्डिंग टू योर स्टेमिना एंड ऑल. सर इफ़ आई टॉक अबाउट दी ओल्डन टाइम्स, मेडिकल एडवांसमेंट्स नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एंकल ट्विस्ट हो गया और आई वॉज ऑन बेड रेस्ट फॉर सो मेनी मंथ्स बिकॉज प्रॉपर डॉक्टर नहीं था, पता नहीं था कि करना क्या है. फ्रेंड्स ने बताया तो वही देसी नुस्खे अपना लिए. तो मुझे ये जानना है कि पुराने टाइम में और आज के टाइम में क्या क्या मेडिकल एडवांसमेंट्स हुई हैं, किस तरह से लोगों को हम अवेयर करें कि उनको पता लगे कि अब बेटर ट्रीटमेंट्स हैं एंड बेटर डॉक्टर्स हैं. इफ़ दे आर सफरिंग फ्रॉम अ स्पोर्ट्स इंजरी तो उनको किस डॉक्टर्स के पास जाना चाहिए और क्या क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? देखिए पुराने समय ज़्यादा भी पीछे नहीं जाए, अगर हम 10-15 साल भी पीछे जाएँ तो ऑर्थोपेडिक्स या हड्डी की कभी किसी को चोट लगती थी तो घर पे ही लोग लकड़ी लगा लेते थे, ये पहलवान के पास चले जाते थे. स्पोर्ट्स मेडिसिन पिछले 10-15 साल में बहुत इवॉल्व हुई है, क्योंकि जब हम अपने घर पे ही कर रहे थे, डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, तो आगे जाके हमको जॉइंट डैमेज का चांस बढ़ जाता है. तो पिछले कुछ सालों में एक तो हमारे पास डायग्नोस्टिक, या आप कहें कि हमको पता लगाने का कि क्या सही में इंजरी हुई है, ये फैसिलिटीज़ बढ़ी है. जैसे MRI का आया है, अभी CT स्कैन आया है, जिससे हमको पता चल जाता है, प्रॉपर एक डायग्नोसिस बनता है कि एक्चुअल में क्या इंजरी हुई है या कहाँ चोट लगी है. और दूसरी बात कि ट्रीटमेंट में भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है. कि हम देखें कि पहले के टाइम में जब हमको किसी को अगर
लिगामेंट इंजरी हो जाती है, या आप देखें कि कुछ ट्विस्ट हो जाता है, तो हमको अगर लिगामेंट रिपेयर करना पड़े तो हमको बिल्कुल जॉइंट ओपन करके करना पड़ता था। और जब हम उस जॉइंट को ओपन करते थे तो सूचर भी आते थे, मार्क भी आता था, जो कि कई बार फीमेल्स पार्ट के लिए या कॉस्मेटिकली वो आप कह सकते कि अच्छा नहीं था। आज के टाइम में दूरबीन के साथ में ऑपरेशन होने लगे, आप कह सकते हैं लेप्रोस्कोपी दूरबीन के साथ ऑपरेशन करते हैं जिसमें कोई चीरा भी नहीं आता है, और एक्टिविटी लेवल भी आप रिटर्न टू एक्टिविटी काफ़ी फास्ट होता है। पहले के टाइम से कंपेयर करें तो हमको 1 ईयर लग जाता था वापस आपको उसी लेवल की एक्टिविटी तक पहुंचने के लिए। अभी आप नेक्स्ट डे से ही अपने वॉकिंग स्टार्ट कर देते हैं और शायद 2 to 3 मंथ्स में आप वापस स्पोर्ट्स एक्टिविटी में या जिम वगैरह सब कर सकते हैं। तो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है लास्ट 10 से 15 साल में। जैसे जैसे न्यू फैसिलिटीज़ आई है, लोगों की ट्रेनिंग भी वैसे वैसे इम्प्रूव हुई है, डॉक्टर्स उसी डायरेक्शन में ट्रेन हो रहे हैं, तो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट आप कह सकते हो। सो सर, जैसे कि मैंने आपको कहा, लाइक आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, मोस्टली हम सब मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, तो अगर हम लोग आपके पास आते हैं तो आप किस तरह से हमें कॉस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे? जैसे जैसे इस फील्ड में एडवांसमेंट हो रही है तो वैसे वैसे कॉस्ट इसकी डाउन आ रही है। सेकंड ऑफ ऑल, आजकल आपने देखा है कि काफ़ी गवर्नमेंट इंश्योरेंस है, प्राइवेट इंश्योरेंस है, उसमें ये सब पूरी इंजरी कवर होती है दोनों में ही, गवर्नमेंट इंश्योरेंस में और प्राइवेट इंश्योरेंस में भी। तो वो काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होती है, और कोई अगर इंडिविजुअल भी करवाना चाहते हैं तो भी इसका काफ़ी प्राइस काफ़ी कंट्रोल्ड है। एक नॉर्मल इंजरी या नॉर्मल आपके फ्रैक्चर होता है उतना ही इसका कॉस्ट करता है, और सभी तरह के इंश्योरेंस में ये सब तरह से कवर है ये। सर, एक और प्रॉब्लम है जो मैं डिस्कस करना चाहूँगी, अपना एक्सपीरियंस कोट करती हूँ। आई फ्रैक्चर्ड माई लेग ट्वाइस व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। फिर मेरा एंकल भी ट्विस्ट हुआ। मतलब एज अ चाइल्ड बहुत सारी इंजरीज होती हैं, पता नहीं होता है चीज़ों के बारे में। तो इफ़ आई टॉक अबाउट स्पोर्ट्स पर्सन, इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, हम लोग बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाते हैं कि पता नहीं हम कब रिकवर होंगे, एंड वी गो इनटू मेंटल डिप्रेशन। हमें ऐसा लगता, लाइक बहुत ज़्यादा ट्रॉमा आ जाता है कि पता नहीं इस चीज़ से रिकवर कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। देखिए, हमारे पास कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन आता है तो सबसे पहले उसका मेंटल हेल्थ ही चैलेंज, उसको सबसे मुश्किल ये लगता है क्या मैं बैक टू अपने स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो सकूँगा। तो सबसे पहले तो उनको ये बताना या उनको रीअश्योर करना कि नहीं, इस इंजरीज के लिए काफ़ी अच्छा ट्रीटमेंट आया है और काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है कि आप वापस उस एक्टिविटी पे रिटर्न टू नॉर्मल हो सकते हैं। सेकेंड ऑफ ऑल, कि जब ये आपके पास आते हैं तो उस टाइम में अगर इनको ये पूरा सेट प्रोटोकॉल रिहेबिलिटेशन देते हैं कि आने वाले 2 to 3 मंथ्स आप इस तरह से चलेंगे आफ्टर सर्जरी या आफ्टर विदाउट सर्जरी इवन, कि आपका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस क्या है, इट डिपेंड्स ऑन दैट कि वो कैसे बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि 95 to 99% लोग वापस अपनी एक्टिविटी बैक टू स्पोर्ट्स एक्टिविटी जा सकते हैं विदाउट एनी लिमिटेशन। वंडरफुल। सर, एक सवाल और है, लाइक लोगों के मन में कॉन्स्टेंटली चलता रहता है कि इन ट्रीटमेंट्स की ड्यूरेशन क्या रहेगी। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत लंबी ड्यूरेशन है, तो वो भागते हैं, कतराते हैं ट्रीटमेंट करवाने से। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका, कि जब आपके इंजरी हो गई और आपका ये डायग्नोसिस हो गया कि ये ऑपरेटिव ही करवाना है, क्योंकि ऑपरेटिव करवाने पे ही लोगों को लगता है कि क्या मेरा अब ड्यूरेशन क्या 2 साल है, क्या 3 साल है। तो जो भी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स एक्टिविटी है वो आप 3 मंथ्स से लेके 6 मंथ तक वापस जा सकते हैं विद स्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन प्रोटोकॉल। कुछ आपको गाइडेंस दी जाएगी और आप वो फॉलो करेंगे तो 3 to 6 मंथ आ जाएगा, और जो नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ है, नॉर्मल पर्सन जो करता है अपने घर में, वो आप विद इन ए मंथ ही वापस आ जाते हो। और सेकेंड ऑफ ऑल, इसमें कोई बेड रेस्ट नहीं होता है, कि ये नहीं कि आप किसी पे डिपेंडेंट हो गए। आप नेक्स्ट डे से ही आप अपने पैरों पे हो, आप वॉशरूम वगैरह जा रहे हो, और विद मिनिमम सपोर्ट जो आप खुद ही कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको काफ़ी समय लग जाएगा इसमें या काफ़ी एक्टिविटी लिमिटेशन हो जाएगा, कुछ भी लिमिटेशन नहीं है। और ये एक्चुअली आपको फास्टर वे है वापस आप जाए, बजाय कि आप उसको ऐसे ही छोड़ दें। ऐसे छोड़ेंगे तो आगे जाके आपका काफ़ी लिमिटेशन हो सकता है एक्टिविटी का। अगर हम इसको ट्रीटमेंट प्रॉपर लेते हैं तो ये काफ़ी फास्ट रिहेबिलिटेशन है इसमें। सर, आपने इतना वंडरफुली सारे कॉन्सेप्ट्स को, मेरे सारे क्वेश्चंस को आंसर किया है कि मुझे बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही है आपसे क्वेश्चन पूछने की। आपकी लाइफ में इस तरह के बहुत सारे केसेस आए होंगे स्पोर्ट्स मेडिसिन से रिलेटेड। सो आपकी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग और डिफ़िकल्ट केस क्या रहा? हम अपने सेटअप पे एक केस के बारे में बताते हैं कि हमारे पास एक कबड्डी प्लेयर जो नेशनल लेवल के प्लेयर थे, वो आज से करीब 1 साल पहले हमारे पास आए। उनको कबड्डी खेलने के दौरान काफ़ी बुरी तरह से घुटना उनका मुड़ गया था, ट्विस्ट हो गया था बोल सकते हैं। तो जब हम उनका एग्जामिन किया और फिर हमने MRI करवाया, CT करवाया,
तो हमने देखा उनके नी के सारे ही लिगामेंट इंजर्ड हो गए थे। तो जो सब मेजर लिगामेंट है वो इंजर्ड थे। तो काफ़ी घबराए हुए थे कि क्या वापस वो कबड्डी के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि उनका वो पैशन था और प्रोफेशनली भी उन्होंने उसमें काफ़ी एक्सेल कर लिया था। तो जैसे उन्होंने बताया कि नेशनल लेवल ऑलरेडी खेल रहे थे। तो हमने सबसे पहले उनको रीअश्योर किया कि डेफिनेटली इसका ट्रीटमेंट है, आप रीअश्योर रहें, हम आपको देंगे। और उनका हमने सभी लिगामेंट उनकी कंडीशन को देखते हुए एक ही सिटिंग में किया। ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, हमारी टीम ने भी हमारी पूरी हेल्प की और फिर हमने उनको रिहेबिलिटेशन में डाला। हमारे फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में वो रहे और आप बिलीव करें कि वो 6 मंथ में वापस फील्ड पे थे। दैट्स अमेजिंग। तो सर ये तो बात थी यूथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। आजकल काफ़ी देखा जा रहा है कि 50+ एज ग्रुप के जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा नी पेन के बारे में डिस्कस करते हैं या उनको काफ़ी ज़्यादा नी पेन की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आजकल आपने देखा हो पेपर्स में या सुना हो, तो हम वी आर गोइंग टू बी कैपिटल ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस या नी पेन का जो नी डैमेज होता है, हमारी टर्म में उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। आप बोल सकते हैं घुटने की गिसावट। हम हाइपरटेंशन और एज वेल एज ऑस्टियोआर्थराइटिस की इंडिया गोइंग टू बिकम कैपिटल। तो ये जो नी पेन होता है ये ऑस्टियोआर्थराइटिस इसको बोलते हैं और इसमें आपके घुटने में घिसावट होती है, इस वजह से नी पेन होता है, आपको चलते हुए तकलीफ होती है। कई लोगों के पैर भी थोड़े टेढ़े होने लग जाते हैं, आपने देखा हो, उनकी काफ़ी चाल बदल जाती है। तो ये इस वजह से होता है। सर काफ़ी हाइप हो रही है इन दो टर्म्स को लेके, नी रिप्लेसमेंट एंड नी रीसर्फेसिंग। तो मैं चाहूँगी कि आप इसके बारे में डिटेल में बताएं कि व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि नी आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस नी, इनका ये ट्रीटमेंट है नी रिप्लेसमेंट या नी रीसर्फेसिंग। ये दोनों चीज़ें एक ही है। आजकल आप कह सकते हैं सैडली कि हमारी फील्ड में भी मार्केटिंग की वजह से इसको नी रिप्लेसमेंट को नी रीसर्फेसिंग करके प्रेजेंट किया जा रहा है। बेसिकली इसमें क्या करते हैं, जो हमारा डैमेज पार्ट है उसको हम एक कैप करके उसको कवर करते हैं जिससे कि वापस में रब ना हो। सो बेसिकली नी सरफेसिंग इज जस्ट अ फैंसी वर्ड फॉर नी रिप्लेस। या आप कह सकते हैं फैंसी वर्ड, या ये मार्केटिंग वर्ड का एक नया तरीका है उसको नी रिसर्फेसिंग बोलने का। राइट, ऑल राइट। तो सर आजकल हमें इतनी कंप्लेंट्स क्यों आ रही है, कैसे होता है, लाइक इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और ये नी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्या रूट कॉज है इसका? अगर हम पिछले टाइम से कंपेयर करें, आज से 30-40 साल पहले हिंदुस्तान में, ये भारत में काफ़ी कम थे नी प्रॉब्लम्स। सबसे पहले तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल। जब आप ओल्ड एज की तरफ प्रोग्रेस हो रहे, 30 से 40s 50s हो रही हो, तो काफ़ी एक्टिविटी कम हो जाती है। और दूसरा आप देखें पहले के लोगों का काफ़ी ज़्यादा वर्क रहता था तो वेट कंट्रोल रहता था, तो वेट गेन इज सेकेंड इशू। और ये जंक फूड एंड ऑल, जिससे काफ़ी वेट गेन होता है, एक्टिविटी हम करते नहीं, तो हमारे बॉडी में जैसे जैसे वेट बढ़ेगा तो उसका 6 टाइम आपको नी पे जाता है। इफ़ यू गेन 1 kg ऑफ वेट, योर नी फील कि 6 kg वेट बढ़ गया। तो उस वजह से ये सब प्रॉब्लम ज़्यादा हुई है। और हम ओवरऑल हम अगर एक्टिविटी कम करते हैं, हमारी मसल वीक होती है, तो वो नी को संभालती भी नहीं है, तो वो एड ऑन मोर हो जाता है आपको। तो इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा पिछले 20 से 30 साल में प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे बढ़ी है। सो बेसिकली हम जितना ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना ज़्यादा इससे दूर रहेंगे। फिजिकल एक्टिविटी प्लस जब आपके शुरुआत होती है इसकी, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बहुत लेट आते हैं हमारे पास लोग, जब वो ऑलरेडी ही बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका होता है उनका जोड़, तब आते हैं। तो इनिशियली आएंगे तो कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिससे हम रोक सकते हैं, कुछ लिमिटेशन ऑफ एक्टिविटी है पर्टिकुलर, उससे हम इसको बचा सकते हैं, या हम कुछ साल बाय कर सकते हैं अपने नी रिप्लेसमेंट को और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। सर जैसे कि आपने कहा कि लोग हमारे पास बहुत लेट आते हैं, तो आई वॉन्ट यू टू ब्रेक दिस मिथ एंड टैबू। लोगों को ऐसा लगता है कि नी रिप्लेसमेंट कॉन्सेप्ट के बारे में जिनको पता भी, उन्हें लगता है कि बहुत महंगा होगा, नहीं जाना, घर पर देसी इलाज करके इसको ट्रीट करना है। उसी वजह से वो बहुत लेट हो जाते हैं एंड दे कम टू यू एट द लास्ट स्टेज। अगर आप डॉक्टर के पास जल्दी आएंगे तो वो एक्सरे करेंगे आपका, जिससे उनको पता चलेगा कि आप किस स्टेज ऑफ नी आर्थराइटिस पे है। 4 स्टेज में होता है ये। आप स्टेज और 1 या 2 में आते हैं तो हो सकता है आप स्टेज 3 और 4 में कभी लैंड ही ना करें। नी रिप्लेसमेंट तभी होता है जब स्टेज 4 का आर्थराइटिस हो जाता है या एंड स्टेज आर्थराइटिस है, तब जाके नी रिप्लेसमेंट जरूरत होती है। और जहाँ तक कि इसके टैबू की बात है कि ये कॉस्ट का है, तो ये काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हो गया। जैसे हम पहले भी डिस्कस करें, सभी तरह के ये इंश्योरेंस में कवर है,
पब्लिक इंश्योरेंस में भी, गवर्नमेंट इंश्योरेंस या प्राइवेट इंश्योरेंस में भी ये कवर है। अब इसकी कॉस्ट इतना इशू नहीं है। सबसे पहले तो आपको प्रिवेंट करना है, और अगर हो गया तो फिर घबराना नहीं है इसके लिए, और काफ़ी फास्ट रिकवरी वाला प्रोसेस है। क्या ये प्रॉब्लम जेनेटिक है अकॉर्डिंग टू यू? जितना कि लिटरेचर में है कि नी आर्थराइटिस रन्स इन फैमिली, लेकिन बहुत लिमिटेड 1 to 2%, और जेनेटिक्स भी तब जब ओबेसिटी आपकी फैमिलीज में जा रही है, तो वो उसका पार्ट है। एज सच ये ओल्ड एज डिजीज़ है कि ये जब आपकी मसल वीक हो रही है तो ये आर्थराइटिस होता है। तो ये एज रिलेटेड आर्थराइटिस है, बजाय कि आप इसको जेनेटिक्स लें। तो इसका, जैसे कि आपने कहा, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज का फर्स्ट सिम्टम क्या होता है कि जैसे ही हमें फील हो हम फटाफट डॉक्टर के पास? सबसे पहला सिम्टम आपको ये महसूस होगा कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। जब मैं बैठ के खड़े हो रहा हूँ तो दर्द बढ़ रहा है, ज़्यादा कुछ दूर चलती हूँ तो एकदम से दर्द होता है कि मेरे को बैठना पड़ेगा। तो आपका तभी के तभी आप डॉक्टर को दिखाना होता है, बजाय कि लोग ये सोचते हैं कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूँ, थोड़ा ठीक हो जाएगा, तो उससे वो फिर प्रोग्रेस होता रहता है। तो पेन इज़ द फर्स्ट सिम्टम, दर्द होना सबसे पहली चीज़ है। तो जैसे ही आपके घुटनों में दर्द हो और आपकी एज 50+ है, तो आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, कि जिससे आप जल्दी से जल्दी पता लगा सकें कि ये हमारे स्टार्ट हो गया। सर, जैसे कि हमने डिस्कस करा कि 50+ लोग इसके बारे में कंप्लेन करते हैं, बट यू नो व्हाट आई फील कि मिडिल एज लोग आफ्टर 30 भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आ रही हैं कि उनके नी में प्रॉब्लम्स होती हैं। हम ये जो डिस्कस कर रहे हैं 20 या 30 साल में, जो हमारी फील्ड में यहाँ पे देखा कि देयर इज़ पैराडाइम शिफ्ट। ये जो हम डिजीज बोलते हैं 60+ की, वो 40+ में जा रही है। जो कि मैंने आपको पहले बताया कि हमारा एक्टिविटी लेवल कम हो गया, फूड हैबिट्स चेंज हो गई हैं, तो इस वजह से ये अर्ली एज में भी आ गया। इसीलिए अर्ली एज में, इवन कि 40 पे भी आपको लगे कि मेरे नी में पेन है, तो आपको कंसल्ट करना है जल्दी से जल्दी। और बहुत ही छोटे से एक्सरे ऐसे हमको आइडिया हो जाता है कि ये स्टार्ट हो गया, तो जिससे हम कि उनको बता सकें कि इट्स वेरी अर्ली, कि आप अगर प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगे, या कुछ मेडिसिन भी हैं जिससे कंट्रोल हो सकते हैं वहीं के वहीं। सर, हमारी कॉन्वर्जेशन में आपने एक वर्ड यूज़ किया, नी आर्थराइटिस। तो ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड लोग तो इजीली समझ सकते हैं, बट लेमैन, आम आदमी को हम ये कैसे समझाएंगे कि इस बड़े से वर्ड का मीनिंग क्या है? नी आर्थराइटिस या नी ऑस्टियोआर्थराइटिस यानी घुटने का खराब हो जाना। घुटने के खराब होने में, जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया है, कि सबसे पहले दर्द होता है आपको घुटनों में, और दूसरा आपको चलते फिरने में परेशानी होती है, चाल बदल जाती है। ये तो हो गए उसके सिम्टम्स। लेकिन होता क्या है, जब आप अपने डॉक्टर के पास जाएं, तो आपको क्या समझना है कि हमारे घुटने की हड्डी होती है दोनों, और उनके बीच में गैप होता है। और जब वो गैप ख़त्म होने लग जाए, यानी कि दोनों हड्डियाँ नज़दीक आने लग जाए, और जिससे वो आपस में रगड़ खाती है, आप चलते हैं तो वो रगड़ बढ़ती जाती है, जिस वजह से आपको दर्द होता है। इस गैप को ख़त्म होना और दर्द का शुरू हो जाना, यही नी आर्थराइटिस है। राइट। तो आपको एक्सरे जब किया जाता है, तो आपको डॉक्टर आपके ये समझाते हैं कि ये गैप, दोनों हड्डियाँ बिल्कुल पास पास आ रही है, तो गैप ख़त्म होना ही ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं है। सर, जब हमें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं होता है, हम उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे ही बात आती है नी रिप्लेसमेंट की, लोग डर जाते हैं कि नहीं करवाना। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को बताएं कि इट्स नॉट समथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। अगर ज़रूरत है तो वो करवाएं। और नी रिप्लेसमेंट कब होती है, किस तरह से होती है, और कौन से स्टेज पर होती है? नी रिप्लेसमेंट सबसे पहले ये समझना, जैसे हमने अभी पीछे ये डिस्कस किया कि जब वो गैप ख़त्म हो जाता है, नी आर्थराइटिस होती है। जब वो गैप बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए, दोनों हड्डियाँ बिल्कुल नज़दीक आ जाए, तो अब हमको नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत होती है, या नी रिसर्फेसिंग की ज़रूरत हो जाती है। पहले के टाइम में, हम पीछे जाते हैं समय में, तो ये देखते हैं जब हम रिप्लेसमेंट करते थे तो हम कुछ हड्डी को काटते थे जिससे कि वो गैप बने, और फिर हम उसको रिप्लेस करते थे। अब ये लेटेस्ट जो एडवांसमेंट आई है, आजकल के समय में कुछ भी हड्डी नहीं कटती है, आप सिर्फ उस जो डैमेज पार्ट है उसको ही बदलते हैं। सिर्फ डैमेज पार्ट बदला जाता है, और बाकी सब लिगामेंट्स आपके या बोन बिल्कुल प्रिजर्व रहती है। इसलिए ही आप पहले से कंपेयर करें, आपने आस पड़ोस में देखा हो किसी ने नी रिप्लेसमेंट किया, लोगों में डर क्यों हुआ? कि उनको काफ़ी टाइम लग जाता था मूवमेंट में, या कई बार वो उस कंडीशन में वापस आ ही नहीं पाते थे। लेकिन जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है, नी रिसर्फेसिंग हो रही है, उसमें सिर्फ डैमेज पार्ट बदला जा रहा है, आपका बाकी सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, या सच है कि बिल्कुल नेचुरल है। इट्स नेचुरल नी रिसर्फेसिंग। इसमें आप उसी दिन ही अपने पैरों पे खड़े होते हो। आपका ऑपरेशन हुआ 4 घंटे बाद आप
चलने फिरने लायक हो। 2 या 3 दिन हम आपको रखते हैं अपने फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर सुपरविजन। वो आपको बताते हैं जब आप जा रहे होते हो तो आप अपने आप ही वॉशरूम में जा रहे होते हो, अपनी रूटीन एक्टिविटी करने के लायक होते हो। तो वो जो प्रोसेस 2 मंथ का था, वो समझिए कि अब सिर्फ 2 दिन में आप सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी अचीव कर सकते हैं। सर 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं, वरदान या अभिशाप, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं बून और बीन। तो पहले तो लोग डरते थे नी रिप्लेसमेंट करवाने से। मान लो कुछ लोगों ने नी रिप्लेसमेंट करवा ली, उसके बाद कॉन्स्टेंटली उनके दिमाग में चलता रहता है कि हमने गलती तो नहीं कर दी, कि ये ब्लेसिंग है या हमने एक मिस्टेक कर दी है रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा के। बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। हम पीछे भी इसी बात में हम डिस्कस कर रहे थे कि आज से हम 10, 15, 20 साल पहले जाते थे, जाके देखें कि जब इंडिया में ये रिप्लेसमेंट स्टार्ट हुई तो एक्चुअल में वो रिप्लेसमेंट था। जब हम बात कर रहे थे कि वो बोन को काट के गैप बनाते थे तो उसकी हीलिंग में थोड़ा टाइम लगता था और इतनी एक्सपर्ट हैंड भी नहीं थे, तो कई बार वो लैंड कर दे मिस्टेक में। लेकिन आज के समय में हम देखें जो नी रीसर्फेसिंग का कॉन्सेप्ट आया है, उसमें हम कोई भी बोन नहीं काट रहे हैं, कुछ भी हम पीछे डिस्कस लिगामेंट नहीं काट रहे हैं। तो एक तरह से ब्लेसिंग है कि आप ये देखिए कि आपके प्रोडक्टिव लाइफ ईयर्स 50, 60 आज के टाइम में जैसे जैसे ह्यूमन ये लाइफ या मेडिकल फील्ड ग्रो कर रहा है तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। आप 20 साल 30 साल बहुत लिमिटेशन एक्टिविटी के साथ, कुछ लोग तो सिर्फ घर पे ही बिता देते हैं कि चलने में इतना दर्द होता है। तो इट्स ए ब्लेसिंग कि आप बिल्कुल ही रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटीज़ है। ऐसे मरीज भी हैं जिनके हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही बेड रिडन हो गए थे और वो आज अपने बच्चों की शादियों में नाच रहे हैं। तो इट्स ए ब्लेसिंग। लवली। सो सर यूजुअली जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, डॉक्टर हमें डिफरेंट टाइप्स के इम्प्लांट्स के बारे में बताता है। तो हमें कैसे पता लगेगा कौन सा इम्प्लांट चूज़ करना है और ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे हैं? देखिए, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको इन्फॉर्म करता है या इन्फॉर्म कंसेंट होती है कि 3 से 4 तरह के नी इम्प्लांट होते हैं। इस इम्प्लांट में सबसे पहले आपको ये समझना है कि डिज़ाइन में कोई फ़र्क नहीं होता। इट्स डिफरेंस है लॉन्जिविटी का, कि कौन सा इम्प्लांट कितने समय लास्ट करेगा। सबका मैकेनिज्म सेम है, सब में एक्टिविटी लेवल भी सेम ही अटेन होगा। ये आप कह सकते हैं कि जब आपका नी रिप्लेसमेंट किसी भी इम्प्लांट के साथ होगा तो वो एक ही लेवल ऑफ एक्टिविटी आपकी आएगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो कितने साल रहेगा। तो जब आप थोड़े यंगर एज में हैं तो आपको ज़्यादा एज वाले या वो मटेरियल का डिफरेंस है, ये अच्छी थोड़ी सी अच्छी मटेरियल चूज करनी है। लेकिन ये सभी इम्प्लांट US FDA अप्रूव्ड होते हैं। हम अपने सेंटर पे सारे FDA अप्रूव्ड इम्प्लांट यूज करते हैं। सबकी लाइफ अच्छी है, लेकिन वो डॉक्टर आपको आपकी एज को देखते हुए आपको ऑप्शन देगा या आपको अपनी एज के अकॉर्डिंग ऑप्शन चूज करने हैं। ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें कुछ मूवमेंट में आपका डिफरेंस आ जाएगा कि मैं महंगा इम्प्लांट यूज करूँगी तो मेरी रिकवरी फास्ट हो जाएगी या मेरी मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी। वो सब आपकी एज पे अकॉर्डिंग वो इम्प्लांट होते हैं। सर आपने बहुत अच्छे से जो लोगों की फॉल्स अजम्पशंस थी, जो लोगों के नोशंस थे कि नी रिप्लेसमेंट के बाद लोग एक अच्छी लाइफ, एक नॉर्मल लाइफ पर बाउंस बैक नहीं कर सकते, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा कि जिस दिन सर्जरी होती है उसी दिन बंदा अपने पैरों पे खड़े हो सकता है, रेगुलर एक्टिविटी कर सकता है। तो ये तो हमने बात करी नी रिप्लेसमेंट की। और भी बहुत सारे जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडीज़ में, उनके बारे में कुछ बताइए हमें। सबसे ज़्यादा जो जॉइंट्स डैमेज होते हैं जिसकी हमने बात ऑलरेडी कर ली, नी, क्योंकि एज रिलेटेड है। उसके अलावा हिप जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है कि जो बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं। कब वो डैमेज होते ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कॉमन कोज है कि या तो वो किसी ड्रग या ओवर द काउंटर हम स्टीरॉइड्स लेते रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में कि पेशेंट मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और ओवर द काउंटर मेडिसिन लेते हैं। वो स्टीरॉइड इंड्यूस हिप आर्थराइटिस बहुत कॉमन है। या कभी चोट लग जाती है जिस पे ध्यान नहीं देते, डॉक्टर के पास नहीं जाते, तो धीरे धीरे उसकी हिप की ब्लड सप्लाई ख़त्म होती है, हिप आर्थराइटिस होता है। तीसरा वो जेनेटिकली भी है या बहुत सी चीज़ें में कारण ही नहीं पता चलता, और अल्कोहल इंड्यूस है। तो हिप रिप्लेसमेंट भी काफ़ी पेनफुल होता है, काफ़ी एक्टिविटी लिमिटेशन होती है, और उसका हिप रिप्लेसमेंट का जो रिजल्ट है वो बहुत ही ज़्यादा चमत्कारिक आप कह सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और उसमें आप विदिन 5 to 10 डेज बिल्कुल ही बैक टू नॉर्मल हो जाते हैं, और उसमें किसी तरह की एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं होती, वो रिप्लेसमेंट इटसेल्फ ही इनफ है। सर जैसे कि आपने बात करी कि बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लेने से ये प्रॉब्लम होती है, तो 2 तरह से हम स्टीरॉइड्स का ज़्यादा यूज़ हो जाता है बॉडी में जो कि इंडिकेटेड नहीं है, जिससे प्रॉब्लम होती है। एक तो ओवर द काउंटर लोग मेडिसिन लेते हैं, छोटी मोटी बीमारी या आप कह सकते हैं कि बुखार इवन हो जाता है तो बजाय कि डॉक्टर के पास जाने के मेडिकल स्टोर से लेते हैं,
नहीं पता कि वो क्या दे रहे हैं। सेकंड, जब आप जिम में जाते हैं तो अपने दोस्तों से पूछ के कुछ भी प्रोटीन पाउडर लोग लेना शुरू कर देते हैं विदाउट किसी ट्रेनर या विदाउट कोई मेडिकल पर्सन की गाइडेंस के। तो उसमें भी कई बार स्टीरॉयड जो नॉर्मल अलाउड है उससे ज़्यादा होता है। ये स्टीरॉयड का यूज ही है जो हमारे हिप रिप्लेसमेंट या हिप आर्थराइटिस का रीजन होता है, क्योंकि वो ब्लड सप्लाई कम करता है। अल्कोहलिज्म और किसी भी तरह का ड्रग्स, ये भी पार्ट ही है जो कि हमारे हिप को डैमेज करते हैं और अल्टीमेटली हिप रिप्लेसमेंट में लोग लैंड हो जाते हैं। सर वन लास्ट क्वेश्चन, आपके मेडिकल करियर, आपके मेडिकल फील्ड से रिलेटेड ऐसा कोई केस जो आप डिस्कस करना चाहेंगे जो आपको लगता है कि आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था या बहुत बड़ा चैलेंज था आपके लिए? अगर हम अपने सेंटर में बात करें कि जो ऑर्थोपेडिक्स है ये डील करती है ट्रोमा में ऑल्सो। ट्रोमा यानी कि चोट लग जाने से। कई बार हमारे पास फैक्ट्री वर्कर का, पीछे मैं एग्जांपल दूँ कि हमारे पास एक फैक्ट्री वर्कर है जो उनके ऊपर क्रेन ही गिर गई थी पूरी, और उनका जो पैर की दोनों हड्डियाँ काफ़ी बुरी तरह से डैमेज हो गई थी, ब्लड वेसल्स भी एक डैमेज हो गई थी और सारी बोन्स क्रश हो गई थी। तो उनकी हमने वेसल रिपेयर भी की, सारे लिगामेंट सेटल किए और 2 या 3 हिस्सों में हमने उनकी अलग अलग स्टेज पे सर्जरीज की और 6 मंथ लगभग उनका रिहेबिलिटेशन टाइम रहा। और 6 मंथ में उनकी काफ़ी 90% ऑफ मूवमेंट ऑफ नी की और वेट बेरिंग रिटर्न टू नॉर्मल हो गए थे। तो ये डेफिनेटली एक चैलेंजिंग केस था जिसमें कि काफ़ी हाइट से वो उनके ऊपर वो मशीन गिरी और पूरे ही लेग्स क्रश हो गई थी उनकी। तो ऐसे भी केस आते हैं जो आपको डील करने हैं। तो आपने बहुत अच्छे से इस केस को डील किया। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर करियर सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच अतुल सर। आई हैड अ लवली टाइम इंटरैक्टिंग विद यू। आपने बहुत अच्छे से मुझे और हमारे यूथ को अवेयर करा, एजुकेट करा अबाउट दी स्पोर्ट्स इंजरीज एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। सो स्वस्थ रहेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। दिस इज स्नेहा सिंह, योर होस्ट, ऑफिशियली साइनिंग ऑफ।